तो हेलो एवरीवन। एयर एंड ऑक्सीजन में हम लोग लेवल 1 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थ्योरी जितना हो सकता था उतना सारा थ्योरी कराया गया। उसमें कई सारे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए थे बीच बीच में, और पिछली बार कुछ बच गया था। जैसे कि मैंने कहा था कि सल्फरिक एसिड जो है वो एक प्रोसेस से बनता है। उस प्रोसेस का नाम मुझे याद नहीं आ रहा था, लेकिन उसका नाम कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। ये बहुत ही फेमस है क्योंकि इंडस्ट्रियली भी भारी मात्रा में भी अगर सल्फ्यूरिक एसिड को यानी H2SO4 को बनाना हो तो इसी प्रोसेस का यूज किया जाता है। तो जब भी सल्फर ट्राइऑक्साइड का हम बात कर रहे थे तो ये यही कॉन्टैक्ट प्रोसेस था। तो जब भी कॉन्टैक्ट प्रोसेस आए ना किसी भी एग्जाम में या फिर कुछ में, तो समझ जाना कि उसका संबंध किससे है, H2SO4 से, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड से, उसके बनाने को लेकर। एक चीज वहां पर मैंने ये मिस किया था कि फास्फोरस का ऑक्सीडेशन मैंने नहीं करवा पाया था। मैं सल्फर तक ही किया था, शायद भूल गया था। तो सल्फर का जब ऑक्सीडेशन होता है तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनाता है। ये क्या है, P2O5। जब भी ऐसा हो तो इसको क्या पढ़ते हैं, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। और ये व्हाइट फ्यूम निकलता है, व्हाइट फ्यूम। ऐसे सल्फर दो तरह के होते हैं, एक आपका रेड हो जाएगा और व्हाइट हो जाएगा। रेड और व्हाइट दो तरह के आपको सल्फर मिलेंगे। रेड वाला जो सॉरी सल्फर बोल रहा हूँ, फास्फोरस मिलेंगे। तो माचिस में जो यूज होता है ना, यही रेड फास्फोरस का यूज होता है। ठीक है, बहुत एक्टिव कंपाउंड है तो फ्री स्टेट में नहीं मिलता है। एक चीज और, एफईएस के बारे में मैंने बात किया था कि ये एक ओर है। ठीक है, ओर मतलब जिसमें कि कंबाइंड स्टेट में हमें एलिमेंट मिलते हैं, वो ओर कहलाते हैं। ORE, ओर, ORE। ठीक है, मेटलर्जी में जानना है तो एफईएस जो है ना वो पाइराइट कहते हैं इसको, पाइराइट। तो जब भी एफईएस का नाम हो या FeS2 का तो उसको पाइराइट कहते हैं। तो दो तीन पॉइंट था जो मैं सोचता, जो मैंने यहाँ पर करवाया, क्योंकि पिछले क्लासेस में मुझे याद नहीं आ रहा था, तो इसीलिए। अब आते हैं लेवल 1 के क्वेश्चन में, और ट्रू और फॉल्स। एयर इज ए मिक्सचर, ट्रू। ये बिल्कुल सही बात है। एयर मिक्सचर है, एयर एलिमेंट नहीं है। आज से लगभग 500 साल पहले यानी 15वीं शताब्दी में एयर को एलिमेंट समझा जाता था कि ये एलिमेंट है। एलिमेंट किसको कहते हैं, प्योर सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। प्योर सब्सटेंसेस को एलिमेंट कहते हैं। तो एयर एलिमेंट नहीं है, एयर कंपाउंड भी नहीं है। ठीक है, कंपाउंड में तो जो भी कंपाउंड्स होते हैं वो केमिकली आपस में मिले होते हैं, उनके कुछ बॉन्ड्स बनते हैं। लेकिन एयर कंपाउंड नहीं है, क्योंकि इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स है ना, इसमें जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 और जितने भी इनर्ट गैसेस हैं, ये केमिकली नहीं मिले हुए हैं। इनको हम फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। कैसे, क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। तो इसीलिए एयर एक मिक्सचर है। तो ये बिल्कुल सही बात है, ट्रू। सेकेंड, एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ CO2 इन द एटमोस्फेयर इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। बिल्कुल सही। CO2 जितना अमाउंट में अगर अर्थ पर बढ़ता है तो इससे अर्थ का क्या होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि री रेडिएशन ऑफ इंफ्रारेड वेव्स बाय CO2। ठीक है, CO2 के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वह इंफ्रारेड रेडिएशन को ऑब्जर्व करके दोबारा उसको एमिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन भी आ गया लेवल 1 में, इसको समझना। ये और कुछ नहीं, यही तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी है। इसी को तो ग्रीन हाउस इफेक्ट करते हैं। धरती पर CO2 का लेवल बढ़ रहा है, उसका अमाउंट बढ़ रहा है, उसके चलते धरती गर्म हो रही है, वो क्योंकि री रेडिएशन ऑफ इंफ्रारेड वेव्स बाय CO2 एंड वाटर वेपर। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इसको कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एन इंक्रीज इन द एटमोस्फेयर ऑफ CO2 एटमोस्फेयर, ये ट्रू है। ठीक है, नाइट्रेट्स ऑन थर्ड क्वेश्चन नंबर, नाइट्रेट्स ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन गिव्स ऑक्सीजन। बिल्कुल सही बात। नाइट्रेट्स जो है वो जब उनका थर्मल डिकम्पोजिशन यानी कि जब उनको हीट करते हैं तो ये ऑक्सीजन गैस उनसे रिलीज होता है। जैसे एक एग्जांपल बताओ, इसका एक एग्जांपल क्या है, नीचे लिखता हूँ। आपको याद है ना, पोटेशियम नाइट्रेट को जब हीट करते थे, थर्मल डिकम्पोजिशन होता तो ये क्या बनता था, पोटेशियम नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन गैस, ये होता था ना। या फिर एक और आपको बताता हूं, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट को हीट करते थे तो क्या बनाता था, सोडियम नाइट्राइट और प्लस ऑक्सीजन गैस क्या होता था, इवॉल्व होता था। तो यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कि नाइट्रेट ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन गिव्स ऑक्सीजन। ट्रू, बिल्कुल सही बात है। विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड एटमोस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस, गलत। एल्टीट्यूड जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ना, एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, घटता जाता है। और क्यों, वो बता चुके हैं। तो ये तो फॉल्स हो गया, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे हाइट बढ़ता जाएगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज करेगा। ये गलत है। गोल्ड एंड प्लेटिनम डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर्स, बिल्कुल सही बात है। मेटल्स का जब हम देख रहे थे
किसके साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो हमने देखा था कि गोल्ड और प्लेटिनम रिएक्ट नहीं करते हैं चाहे कितना भी हाई टेम्परेचर हो जाए। अच्छा, इसी पर एक बात और हो जाए कि आपको पता है कि गोल्ड का सिंबल क्या होता है, केमिकल सिंबल जो भी हो Au होता है, और गोल्ड का एटॉमिक नंबर क्या होता है 79 होता है। ओके, गोल्ड का एटॉमिक वेट कितना होता है 197 AMU होता है। प्लेटिनम का बता दो, प्लेटिनम को Pt से लिखते हैं और इसका एटॉमिक नंबर कितना है 78 होता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हाँ 78 होता है, और 195 हमारा क्या होता है 195 इसका AMU एटॉमिक वेट होता है। तो ये याद रखना, जो भी हो, गोल्ड का 79, प्लेटिनम का 78, एक रफ आइडिया के लिए याद करना आसान है और जरूरी भी है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, तो इसका आंसर क्या हो गया, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 6, द एटोमिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन इज 3, बिल्कुल सही। एटोमिसिटी किसको कहते हैं, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। फिर से, एटोमिसिटी किसको कहते हैं, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल को ही एटोमिसिटी कहते हैं। तो ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रोपिक फॉर्म कौन है, ओजोन है, O3। तो इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स है, 3 है, इसलिए द एटोमिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन इज 3, तो ट्रू है। आगे बढ़ते जाओ जल्दी जल्दी। ऑक्सीजन गैस इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, फॉल्स। बताया था ना, क्लास में ही बताए थे, जाके पिछले लेक्चर्स देखो, आई बटन पर क्लिक करो, वहां प्लेलिस्ट बना होगा एयर एंड ऑक्सीजन क्लास 8 का, पढ़ोगे तो तुम्हारा ही फायदा है, नहीं पढ़ोगे तो पता नहीं क्या वो तुम देखना। ऑक्सीजन गैस इज कलेक्टेड बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, गलत, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट से प्राप्त किया जाता है। किसको, ऑक्सीजन गैस को। देखे थे ना बहुत सारे रिएक्शंस देखे थे ना लेबोरेटरी मेथड, जैसे एक तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का देखे थे कि जब भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड से हम लोग को ऑक्सीजन मिलता था, अगर मैग्नीज ऑक्साइड को हम लोग क्या लेते थे, कैटालिस्ट लेते थे, तो हमने उसे देखा भी था कि कैसे हम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट से उन सभी गैसों को हम प्राप्त करते हैं जो क्या हो, हल्के हों, जो लाइट वेट है जिनका, ठीक है, लाइट वेट है वाटर से, और प्लस में जो लेस सोल्यूबल है, ऐसे गैसेस जो वाटर में कम सोल्यूबल है और जो हल्के होते हैं वाटर के कंपैरिजन में, उनको अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट से हम लोग कलेक्ट करते हैं। और ऑक्सीजन का यही हाल है, इसलिए ऑक्सीजन को अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट से कलेक्ट करते हैं, ना कि डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से। अच्छा, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल दो, एक गैस ऐसा बताओ जो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से प्राप्त करते हैं, CO2। देखो ना, CO2 सॉल्युबल भी है और ये लाइट वेट भी नहीं है, ये हैवी है थोड़ा, तो ये हो गया, तो इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस बर्न्स इन एयर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। बताया था ना कंबशन, जब हम लोग देख रहे थे, जाके सारा थ्योरी पढ़ाए हुआ है, जाके देख लो। इग्निशन टेम्परेचर ऐसा वह सबसे मिनिमम टेम्परेचर, वह सबसे कम से कम टेम्परेचर जिसपे कोई सब्सटेंस जलना स्टार्ट करे, कंबशन करना स्टार्ट करे, उसे उस सब्सटेंस का क्या कहेंगे, इग्निशन टेम्परेचर। ओके, नाइन्थ क्वेश्चन बताया, कैटलिस्ट इन द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज MnO2। लेबोरेटरी प्रिपरेशन में पहला रिएक्शन यही तो था कि H2A2 किसमें बदल जाता था, H2O2 O2 प्लस क्या बदलता था, O2 प्लस H2 में, यही बदलता था ना, O2 प्लस H2 में बदलता था। पहला रिएक्शन यही था जब हम लोग लेबोरेटरी मेथड से बनाते थे, हाँ। और यहीं पर हम लोग क्या लेते थे, कैटलिस्ट में ऊपर क्या लेते थे, MnO2। ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर ही हो जाता था, याद है ना। तो इस समय कैटलिस्ट किसको लिए, द कैटलिस्ट इन द डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, तो MnO2 हो जाएगा। Question number 10. Dust particle from air are removed by passing through filters. जब भी हमें लिक्विड ऑक्सीजन बनाना होता था या लिक्विड नाइट्रोजन बनाना होता था एयर से, तो हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते थे। तो सबसे पहले तो एयर को डस्ट पार्टिकल से रिमूव करते थे, फिर उसके बाद उसके अंदर के वाटर वेपर को रिमूव करते थे, फिर CO2 को रिमूव करते थे, उसके बाद उसमें हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर देकर उसको लिक्विड बनाते थे। उसके बाद सबसे पहले, सिंस नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कम है ऑक्सीजन से, तो सबसे पहले इवापोरेट हो जाता था नाइट्रोजन और हमें लिक्विड ऑक्सीजन मिलता था, और फिर उसको गैसियस है जिस फॉर्म में हमको यूज करना है उसको यूज करते थे। तो डस्ट पार्टिकल को फिल्टर या इलेक्ट्रिक पर्सिपिटेटर्स का यूज करते थे, ठीक है, इलेक्ट्रिक पर्सिपिटेटर्स या जो भी हो, वहां पर आप देख लेना किस चीज का, इलेक्ट्रिक ही होगा मेरे ख्याल से, इलेक्ट्रिक पर्सिपिटेटर्स, तो यहाँ पर लिख लेना, और इलेक्ट्रिक पर्सिपिटेटर्स, ठीक है, ये हो गया। When NH3 is burnt in excess of oxygen at high temperature, the product form are, NH3 जब एक्सेस ऑक्सीजन में जलता है
हाई टेम्परेचर पे तो क्या फॉर्म करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। और क्या फॉर्म करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस में, नाइट्रिक ऑक्साइड और प्लस में क्या फॉर्म करता है, वाटर फॉर्म करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस में वाटर। जब अमोनिया NH3 और कुछ नहीं बल्कि अमोनिया को जब एक्सेस ऑक्सीजन में कंबशन होता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर हमें प्रोडक्ट में मिलता है। अच्छा, जब हम इसे लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तब क्या होता है, जब हम अमोनिया को लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तब क्या मिलता है, तब हमें नाइट्रोजन गैस मिलता है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस मिलता है, ये याद रखना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द वैक्यूम प्रेजेंट above द कॉलम इन मरकरी बैरोमीटर इज कॉल्ड टॉर्सली। टॉर्सली वैक्यूम, TORRE, टॉर्सली वैक्यूम, इसको लिख लेना, टॉर्सली वैक्यूम, टॉर्सली वैक्यूम, टॉर्सली। इसका स्पेलिंग तो टॉर्सली का स्पेलिंग क्या होगा, TORI, TORICELLIAN, टॉर्सली वैक्यूम। ये और कुछ नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम इवांजेलिस्टा टॉर्सिलियन था। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे इटली के जिनका नाम था टॉर्सिलियन इवांजेलिस्टा टॉर्सिली। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे इवांजेलिस्टा टॉर्सिली। ठीक है, इन्होंने बैरोमीटर पे बहुत काम किया था और प्लेसमेंट ज्योमेट्री पर भी बहुत काम किया था, जो आगे चल के उनका जो काम था वो इंटीग्रल कैलकुलस के डेवलपमेंट में बहुत सहायक सिद्ध हुआ। तो इन्होंने ही बैरोमीटर का बहुत उस पर काम किया। तो मरकरी जो होता है ना, जो मरकरी वाला जो हम एटमॉस्फेरिक वाला जो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ऊपर में एक वैक्यूम वाला जगह होता है, इसी को टॉर्सिलियन वैक्यूम कहते हैं। ठीक है, FeS2 ऑन बर्निंग इन ऑक्सीजन गैस, तो हाइड्रोजन डाइसल्फाइड, इसको क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड। ये जब बर्न करता है तो हमें क्या मिलता है प्रोडक्ट में, Fe2O3 और प्लस SO2 गैस। क्यों SO2, क्योंकि सल्फाइड है ना, और हमने सल्फाइड का बहुत सारा रिएक्शन देखा था कि ZnS भी जब ऑक्सीजन से मिलता था तो क्या SO2 गैस जरूर निकलता था, सल्फर डाइऑक्साइड। तो जब भी FeS जब रिएक्शन करता है ना तो क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड और प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है, ये प्रोडक्ट में हमें मिलता है। तो FeS2 ऑन बर्निंग इन ऑक्सीजन गिव्स फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये हो गया। ध्यान देना, यहाँ FeS2 पूछा है, FeS नहीं पूछा है। अगर FeS पूछता ना तब प्रोडक्ट में क्या होता, FeO प्लस SO2। अगर FeS गैस का पूछता है कि ऑक्सीजन के साथ इसे बर्न करने पर क्या मिलता है तो क्या होता है आंसर, फेरस ऑक्साइड मिलता है प्लस SO2 गैस। लेकिन अगर FeS2 को जब जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ तब क्या मिलता है, फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 गैस। अब आते हैं थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर इज एसोसिएटेड विथ हाई टेम्परेचर ड्यू टू ऑब्जर्वेशन ऑफ इंटेंस सोलर रेडिएशन। इंटेंस सोलर रेडिएशन, थर्मोस्फेयर सबसे आउटर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर का, और सबसे पहले सूर्य की किरणें या उसके लाइट वहीं पर आते हैं। तो उसमें जो सबसे हाई, जो सबसे हीट वाला जो वेवलेंथ होता है, सबसे उष्मा वाला जो वेवलेंथ होता है, उसके अंदर जो लाइट होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, उसको इसी थर्मोस्फेयर के एयर पार्टिकल्स ऑब्जर्व करते हैं। तो इसीलिए वहां पर सब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। सो सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में बहुत हाई टेम्परेचर होता है, इसलिए इसका नाम थर्मोस्फेयर है। तो क्यों है ऐसा होता है, क्योंकि थर्मोस्फेयर के जो पार्टिकल्स हैं वो इंटेंस सोलर रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेते हैं। अब आते हैं किस पे, मैच द कॉलम पे। मैच द कॉलम, तो SO3 का किससे देखोगे, SO3 ये सल्फर ट्राई ऑक्साइड है तो ये एसिड रेन से संबंधित है SO3। O3 ओजोन, ओजोन का किससे संबंध है, स्ट्रेटोस्फेयर से। ओजोन लेयर कहाँ है, स्ट्रेटोस्फेयर में है ना। ये कितने से कितने, 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है अर्थ से। CO2 का संबंध ग्रीन हाउस इफेक्ट से है। N2O प्लस O2 ये एनेस्थेटिक का काम आता है, एनेस्थेटिक यानी बेहोश करने के लिए। जब ऑपरेशन करना हो तो बेहोश करते हैं ना, तो ये और कुछ नहीं बल्कि डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसको क्या पढ़ते हैं, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस O2 का एक इसके दोनों के मिलन से जो भी कंपाउंड बनता है
इन दोनों को मिला के ही एनेस्थेटिक हम लोग कहते हैं कि इन दोनों को मिला के ही ऑपरेशन होता है। पहले के ज़माने में ये ऐसा नहीं पता था लोगों को, तो मतलब होश में ही ऑपरेशन कर देते थे, लेकिन इनको देकर ही N2O प्लस O2 का ही सोल्यूशन करके या इनका मिक्सचर ही देते हैं, तो एनेस्थेटिक कहते हैं इसे। N2O का एक और नाम आपको पता है ना? N2O का केवल पूछ रहा हूँ, तो प्लस O2 नहीं पूछ रहा हूँ। N2O का दूसरा नाम है लाफिंग गैस। ठीक है, ये गैस अगर आप सुन लोगे तो आप हंसने लगोगे, हंसते ही रहोगे। ठीक है, 95% O2 प्लस 5% CO2, ये और कुछ नहीं बल्कि आर्टिफिशियल ब्रीथिंग है। हॉस्पिटल में यूज होता है, जो सांस नहीं ले पा रहे हैं आसानी से, ठीक है, जिनको सांस का प्रॉब्लम है, या हॉस्पिटल में इसका यूज होता है, क्योंकि प्योर ऑक्सीजन के लगभग करीब है। देख रहे हो 95% O2, O2 प्लस H2, ये वेल्डिंग में यूज हो सकता है। हालांकि H2 की जगह यहाँ एसिटाइलिन का यूज होता है। किसका यूज होता है वेल्डिंग में? ज्यादातर एसिटाइलिन का यूज होता है वेल्डिंग में, एसिटाइलिन। क्यों? क्योंकि एसिटाइलिन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो टेम्परेचर लगभग 3300 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, लेकिन जब H2O2 के साथ रिएक्ट करता है तो टेम्परेचर लगभग 2800 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, तो ये ज्यादा प्रीफर किया जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। H2O प्लस CO2 क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड। ठीक है, H2CO3, कार्बोनिक एसिड क्या होता है? H2CO3। तो ये हमारा मैथ का कॉलम है। CO2 ग्रीन हाउस इफेक्ट आप सब जानते ही हो। आगे बढ़ते हैं, MCQ। Which among the following does not add suspended particulate matter to air? पेपर इंडस्ट्री, कम्बशन ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, यूज ऑफ एयर कंडीशन। क्यों? क्योंकि एयर कंडीशन में CFC का यूज होता है। बाकी पेपर इंडस्ट्री में पार्टिकुलेट मैटर निकलता है। पार्टिकुलेट मैटर जो बहुत सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, आप SPM का नाम सुने हो ना? आपने हमेशा नाम सुना कि PM 2.5 का लेवल दिल्ली में बढ़ गया, ये सब सुनते रहते हो ना? तो ये और कुछ नहीं बल्कि 2.5 नैनोमीटर, 2.5 माइक्रोन, इतने छोटे पार्टिकल्स हैं ये, इस तरह के, जैसे 2.5 है, ये इनके साइज से संबंधित है। ठीक है, 2.5, और PM का मतलब पार्टिकुलेट मैटर ही होता है। तो ये बहुत ही खतरनाक होता है। लंग्स में जाने पर ये चोक कर सकते हैं आपको, अगर लगातार आप इसका ब्रीथिंग करोगे तो। इसलिए बहुत ये चिंता का विषय है SPM, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। बाकी तो ठीक है, बाकी और भी पोल्यूटेड गैस हैं, लेकिन ये गैस नहीं है, ये छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स में तो SPM निकलेगा, कम्बशन ऑफ कोल में भी निकला, पेपर इंडस्ट्री में निकला, लेकिन CFC का जो होता है एयर कंडीशन में, तो वहां तो कुछ इस तरह के SPM नहीं निकलते हैं। तो पूछ रहा है डज नॉट ऐड। ठीक है, तो डज नॉट ऐड तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। H2S फ्रॉम एयर इज रिमूव्ड बाय पास एयर थ्रू। H2S फ्रॉम एयर यानी हाइड्रोजन सल्फाइड इज रिमूव्ड बाई पासिंग एयर थ्रू कास्टिक पोटैश। कास्टिक पोटैश से जब H2S को पास किया जाता है, ठीक है, H2S फ्रॉम एयर, एयर में अगर H2S है यानी हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो उसको किससे पास करवाओगे? कास्टिक पोटैश। और कास्टिक पोटैश और कुछ नहीं बल्कि KOH ही होता है, यानी हाइड्रोजन, सॉरी, आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो कास्टिक पोटैश से जब भी हम लोग एयर को पास करवाते हैं, तो अगर उसमें H2S होगा तो वो वहीं पर सेपरेट हो जाएगा, वहीं पर उसको ऑब्जर्व कर लेगा। बाकी एनीहाइड्रस CaCl2 या कंसंट्रेटेड H2SO4 का यूज कब करते हैं? जब हमें वाटर वेपर को हटाना हो, किसी भी मिक्सचर से अगर वाटर वेपर को हटाना है तो किसका यूज करते हैं? एनीहाइड्रस CaCl2 या कंसंट्रेटेड H2SO4। अब बाकी फिल्टर का यूज किसके लिए करते हैं? डस्ट को हटाने के लिए, अभी देखा ना। तो ये हो गया। Which of the following substances is used in refrigerator? रेफ्रिजरेटर में किसका यूज करते हैं? CFC का यूज करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का थोड़ी करते हैं, ओजोन का नहीं, ओजोन का भी नहीं करते हैं, मेटल ऑक्साइड का भी नहीं करते हैं। ये हो गया। Which of the following distinguish respiration from combustion? तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो रेस्पिरेशन को कंबशन से अलग करता है? रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो दोनों में चाहिए, तो ये तो क्राइटेरिया नहीं हुआ। एक्सोथर्मिक नेचर ऑफ रिएक्शन, ये तो दोनों में होता है। रेस्पिरेशन और कंबशन दोनों एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन है, क्योंकि दोनों में हीट एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी कैन बी रिलीज ओनली इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड नॉट लाइट। ये चीज होगा आंसर। क्यों? क्योंकि कंबशन में एनर्जी जो है वो हीट और लाइट दोनों में रिलीज होता है, एक्सप्रेशन में केवल हीट में रिलीज होता है। तो जब भी किसी प्रोसेस में हीट और लाइट दोनों रिलीज हो, तो ये तो कह सकते हैं कि ये कंबशन है। हीट प्लस लाइट हो जाएगा तो ये कंबशन है। लेकिन अगर केवल हीट रिलीज हो रहा है तो क्या कहेंगे? ये तो रेस्पिरेशन ही होगा। तो ये क्राइटेरिया है क्या? कंबशन और रेस्पिरेशन को अलग करने का। कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन ये क्राइटेरिया नहीं हो सकता है डी। क्यों? क्योंकि कंबशन है वो हाई टेम्परेचर पर ही टेक प्लेस करता है और रेस्पिरेशन बॉडी टेम्परेचर पर टेक प्लेस करता है। तो कौन सा ऐसा इसमें ऑप्शन है जो डिस्टिंग्विश करता है
कंबशन रेस्पिरेशन को, तो ये हो जाएगा सी। ग्लोबल वार्मिंग इज मेनली ड्यू टू री-रेडिएशन ऑफ इंफ्रारेड रेज बाय CO2 एंड H2O। री-रेडिएशन का मतलब क्या होता है कि CO2 मॉलिक्यूल होता है ना, वो सूर्य के प्रकाश से आने वाली इंफ्रारेड रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेती हैं और एक्साइटेशन में जाती हैं, लेकिन फिर से ये इंफ्रारेड को रिलीज कर देती हैं। जैसे देखो, एक आपको एनिमेशन दिखाता हूँ। ये देखो, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व्स एंड री इमिट्स इंफ्रारेड रेडिएशन। तो ये देख रहे हो एनिमेशन है, क्या हो रहा है, ये एक CO2 मॉलिक्यूल है, बीच में C है और 2 O2 है। तो ऊपर से क्या आ रही हैं, फोटोन्स आ रही हैं, किसकी, इंफ्रारेड रेज की। देखो आप खुद देखो, ऊपर से फोटोन आ रही हैं इंफ्रारेड रेज की, और वो क्या हो जा रही हैं, फिर से एमिट कर जा रही हैं। यानी कुछ देर के लिए ये ऑब्जर्व करके कुछ देर के लिए मोशन में हो जाता है CO2, और उसके बाद फिर से ये इसके एनर्जी को रिलीज कर देता है। लेकिन इतने ही देरी में क्या होता है कि ये अपने आसपास के मॉलिक्यूल को भी क्या करता है, मोशन प्रदान कर देता है। और जितना ज्यादा किसी गैसियस मॉलिक्यूल का मोशन होगा वो उतना ही ज्यादा हीटेड होगा। तो इस तरह से CO2 इन्वायरमेंट को हीट करने में, या इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं, तो ये मदद करता है। तो आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो, सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन का एक आर्टिकल है, और ये बहुत अच्छा एनिमेशन है, आप इसको देख सकते, ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, एक मिनट देखता हूँ क्या हो रहा है। तो ये आप एनिमेशन देखोगे तो क्या हो रहा है, इंफ्रारेड रेडिएशन CO2 एब्जॉर्ब कर रही है, लेकिन फिर से इसे एमिट कर दे रही है। तो इंफ्रारेड रेडिएशन को री रेडिएशन, ये री रेडिएशन है, रेडिएशन नहीं है, आ रही है समझ में, ऑब्जर्व करके फिर से रेडिएट कर देने को री रेडिएशन कहते हैं। और इंफ्रारेड रेडिएशन को CO2 ऑब्जर्व करती हैं, और H2O भी, H2O यहाँ वाटर वेपर के फॉर्म में रहता है। आपको पता है ना कि वाटर वेपर भी एक ग्रीन हाउस गैस है, ये भी CO2 की तरह ही काम करता है। ठीक है, एक चीज और नोट करना कि देखो, जो भी हमारे पास जो सूर्य की किरणें आती हैं उसमें 3 तरह की आपको मेनली लाइट वेव्स दिखेंगी। एक तो अल्ट्रा वायलेट रेज, जिसका वेवलेंथ 100 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर के बीच में होता है। फिर एक विजिबल लाइट है, इसी लाइट को आप देख पाते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज को आप नहीं देख पाते हैं। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रेज को आप नहीं देख पाते हैं। किस तरह से, कुछ साउंड ऐसी होती हैं, कुछ साउंड ऐसी होती हैं जिनको हम नहीं सुन पाते हैं, लेकिन कुछ जानवर सुन पाते हैं उनको। जैसे भूकंप आने से पहले ही कुत्ते भौंकने लगते हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें पहले से ही कुछ साउंड सुनाई देने लगता है जिसको हम नहीं सुन पाते हैं। उनका आप नाम भी जानते होंगे, इंफ्रारेड साउंड वेव या जो भी हो। ठीक है, इंफ्रारेड साउंड वेव होते हैं क्या, नहीं नहीं, इंफ्रारेड नहीं, मतलब जो भी साउंड वेव है। तो उसी तरह से कुछ लाइट ऐसे हैं, कुछ लाइट के प्रकार जिनको हम नहीं देख पाते हैं, और कुछ लाइट ऐसे हैं जिनको हम देख पाते हैं, जैसे विजिबल लाइट। इसी विजिबल लाइट में 7 कलर आते हैं। ठीक है, विवगियोर का नाम सुना होगा ना, विवगियोर, 7 कलर या जो भी हो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, 380 नैनोमीटर से लेके 760 नैनोमीटर तक होता है। अल्ट्रावायलेट, इसको हम नहीं देख पाते हैं। अल्ट्रावायलेट लाइट का वेवलेंथ कहाँ से कहाँ, 100 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर। विजिबल लाइट का 380 से 760, और इंफ्रारेड लाइट वेव का वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक होता है, 780 नैनोमीटर से लेके 1 मिलीमीटर तक। ठीक है, और यहाँ पर नोट कर लो, 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻9 मीटर होता है, और 1 मिलीमीटर में 10⁻⁻3 मीटर होता है। ठीक है, यही होता है ना, यही होता है। तो इसको नोट कर लेना, कुछ लाइट ऐसे हैं जिनको हम नहीं देख पाते हैं, और विजिबल लाइट को केवल देख पाते हैं, जिनका वेवलेंथ का रेंज कहाँ से कहाँ होता है, 380 से 760 नैनोमीटर तक। तो ये चीज नोट कर लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन। सिलिकेट्स तो होते हैं, सिलिकेट्स में ऑक्सीजन होते हैं, कार्बोनेट्स में भी ऑक्सीजन होते हैं। CO3 2- यही तो है, कार्बोनेट, ऑक्सीजन है ना इसमें। सिलिकेट्स SiO3 2- ये चैन बनाते हैं, इसलिए N लिख देते हैं, इसमें भी ऑक्सीजन है। लेकिन पायराइड्स जैसे कि FeS2, ठीक है, ये तो इसमें तो ऑक्सीजन है नहीं, तो इसलिए हमारा ये आंसर हो जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन, तो पायराइड्स हो जाएगा। तो नन ऑफ दिस तो ऑप्शन होगा नहीं, ये हो गया। वैसे लाइम स्टोन्स में भी ऑक्सीजन पाए जाते हैं, तो हमारा आंसर पायरेट होगा क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। अब देखते हैं, एक कोई कंपाउंड है जो भी हो, X है, ठीक है, मुझे नहीं पता, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके Y बनाता है, और Y वाटर के साथ रिएक्शन करके Z बनाता है, और Z क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो आपको पता है ना कि केवल बेस ही ऐसा कर सकते हैं, जो सोल्यूशन, जो बेसिक सोल्यूशन है,
बेसिक सॉल्यूशन वे ही क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स जो है, एक्स ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, यानी कि एक्स वाई क्या है, वाई एक्स का ऑक्साइड है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ा है, और वो ऑक्साइड जरूर जरूर बेसिक होना चाहिए। और आपको पता है कि केवल मेटल का ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स आर जेनरली बेसिक। आपको पता है ना कि मेटल के ऑक्साइड जनरली बेसिक होते हैं, इसका मतलब जरूर ना जरूर एक जो है वो मेटल होगा, तभी तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ के वो मेटल क्या बनाएगा, और मेटल ऑक्साइड बना देगा, वाई मेटल ऑक्साइड। और यही मेटल ऑक्साइड जब वाटर में जाएगा तो जेड बनाएगा, और ये जेड बेसिक ही होगा। ओके, तो इसका मतलब मेटल होना चाहिए। मेटल्स ऑक्साइड जनरली आर जनरली बेसिक, बेसिक इन नेचर, लिख लो ना। ऑप्शन में मेटल कौन है, केवल कैल्शियम है, सल्फर नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल, फास्फोरस नॉन मेटल। अच्छा, इस ऑप्शन में अगर कैल्शियम की जगह मान लो मैग्नीशियम होता तो क्या आंसर नहीं होता, होता, वो भी आंसर होता। कोई भी मेटल अगर यहाँ पर रख दो, कॉपर रखता तो भी होता, कॉपर भी मेटल है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो, अल्युमिनियम रहता तो अल्युमिनियम भी आंसर हो जाता, क्योंकि वे बेसिक है, और बेसिक ही रेड लिटमस को ब्लू में करते हैं कन्वर्ट। तो आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रोपोस्फेरिक एटमॉस्फेरिक इज टर्बुलेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग reason can be attributed to this, convectional current of air rises up due to high temperature in lower layers of the earth। ये सही है, पहला ही सही है। देखो ट्रोपोस्फेरिक यानी कि ट्रोपोस्फेरिक सबसे पहला लेयर होता है ना, जो हमारे ग्राउंड के सबसे नजदीक लेयर है एटमॉस्फेयर का, उसे ट्रोपोस्फेरिक लेयर ही कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो भी धरती हीट होती है या वाटर हीट होता है तो वेपर राइज होते हैं, तो वेपर राइज होते हैं तो आगे चलकर क्लाउड बनाते हैं ऊपर, फिर परसिपिटेशन होता है। तो जो वेपर ऊपर उठ रहे हैं ना, या फिर वेपर छोड़ो, गर्म हवाएं भी ऊपर उठती हैं, तो वही कन्वेक्शनल करंट कहलाती हैं। तो इस क्षेत्र में ये सब बादल का बिजली कड़कना या ये सब यही देखा जाता है। तो ये इसलिए होता है मेनली, कन्वेक्शनल करंट ऑफ एयर राइजेज अप ड्यू टू हाई टेम्परेचर इन लोअर लेयर्स ऑफ द अर्थ, ड्यू टू हाई टेम्परेचर इन लोअर लेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी ऑप्शन आप खुद पढ़ लेना। टेम्परेचर चेंजेस इन चेंजिंग प्रेशर, नहीं, टेम्परेचर एयर प्रेशर का चेंज से नहीं होती, चेंज होता है। मोर इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन दिस लेयर, नहीं, डी तो नॉन ऑफ दीज है। 24 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर दैट इज एबव अर्थ सरफेस, अभी तो बताया, द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर दैट इज एबव द अर्थ सरफेस इज ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, थर्मोस्फेयर तो सबसे आउटर मोस्ट सरफेस है, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर मेसोस्फेयर है, और मेसोस्फेयर के ऊपर थर्मोस्फेयर है। बताया था ना लेयर पहले क्लास में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑक्साइड कैन गिव आउट ऑक्सीजन और हीटिंग, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। Ag2 ही तो थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट करेंगे इसको तो क्या मिलेगा, इसको हीट करोगे तो क्या मिलता है, AgO प्लस आपको ऑक्सीजन मिलता है। और Pb3O4 को भी आप हीट करोगे तो क्या मिलता था, PbO3 को भी अगर आप हीट करोगे, ये लेड ऑक्साइड होता है, लेड ऑक्साइड, PbO3 क्या है, लेड ऑक्साइड का ही एक फॉर्म है। तो इसको भी जब आप हीट करते थे तो इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग बात होती थी, और ये है, किधर गया, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने इसे बताया था कि Pb3O4 PbO प्लस O2 बनाता है। ठीक है, तो दोनों ही केस में ऑक्सीजन गैस मिल रहा है। बाकी कोई भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, MgO को हीट करने पर ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगा, Na2 को या CO को हीट करने पर ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगा, HgO को हीट करने पर ऑक्सीजन गैस तो मिलेगा, लेकिन K2O को हीट करने पर ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगा। तो ये हो गया, तो इसलिए यही ऑप्शन है। और Ag2O के बारे में, इस रिएक्शन की क्या खासियत है कि सिल्वरी व्हाइट ग्लोब्यूल्स का फॉर्म होता है, सिल्वरी व्हाइट ग्लोब्यूल्स का फॉर्म होता है इस रिएक्शन में। ठीक है, जिस टेस्ट ट्यूब में आपने इस रिएक्शन को किया है तो वहां सिल्वरी व्हाइट ग्लोब्यूल्स मतलब एक स्फीयर टाइप का गोल गोल सिल्वरी व्हाइट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और इसका क्या खासियत है, तो आपका लिथार्ज फॉर्म करते हैं, चॉकलेट ब्राउन PbO2 टर्न्स टू येलो लिथार्ज। ठीक है, चॉकलेट ब्राउन जो कलर है, ये रिएक्शन के बाद ये सोल्यूशन क्या होता है, लिथार्ज फॉर्म करते हैं और येलो में बदल जाते हैं, और PbO ब्लैक कलर का होता है।
विच द फॉलोइंग, आगे बढ़ते हैं 26 क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग आर यूज्ड इन एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज होता था और इसको हटाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में लाया गया कि भैया इसको हटाओ। तो फिर अब HFC का यूज होता है, अब उसको भी हटाने के लिए कि गाली एग्रीमेंट आया। हालांकि ये सब नहीं पढ़ना है, आप बस इतना याद रखो कि CFC का यूज होता है एयर कंडीशनर में। हालांकि मैंने जानने का कोशिश किया कि CFC क्या ही यूज क्यों करते हैं हम लोग। पहले फ्रीओन्स का यूज करते थे, ठीक है, फ्रीजिंग में फ्रीओन्स का यूज करते थे। उससे पहले भी मतलब SO2 NO2 का भी यूज करते थे, लेकिन ये बहुत ही हार्मफुल गैस है तो इसको हटाते गए, फ्रीओन्स का फिर यूज करेंगे, फिर CFC का यूज करने लगे, फिर इसको भी हटाएं, अब HFC का यूज करते हैं। अब इसको भी हटा के आगे कुछ नई टेक्नोलॉजी बनेगी शायद, और हो सकता है वो टेक्नोलॉजी आप ही बना दो, ताकि क्योंकि इन्वायरमेंट में CFC आप जानती हो कि ओजोन लेयर के लिए खतरनाक है, ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, ठीक है, और ओजोन होल को बनने में सहायक होता है। और रिएक्शन भी हमने देखा था कि कैसे क्लोरीन रिएक्शन करता है ओजोन से, ClO बनाता है, ClO फिर से ओजोन से रिएक्शन करके क्लोरीन बन जाता है और एक चेन रिएक्शन बन जाता है। 27 क्वेश्चन नंबर, इफ ए बलून फिल्ड विद एयर इज सेंट टू मून व्हाट वुड हैपन। अगर एक बैलून को यहाँ पर फुलाकर जो भी हो इसको हम मून पर भेजते हैं तो क्या होता है। तो मून पर तो एटमॉस्फेयर है नहीं, एकदम न के बराबर है, तो अंदर तो प्रेशर है, ठीक है। अभी बैलून फूला हुआ है, फटा क्यों नहीं है, क्योंकि जितना प्रेशर मान लो यहाँ P1 प्रेशर है और बाहर का प्रेशर P2 है अर्थ पे। अर्थ पे क्या हाल हुआ है इस बैलून का कि अंदर मान लो P1 प्रेशर है और बाहर P2 प्रेशर, तो अर्थ पे P1 बराबर P2, अंदर और बाहर का प्रेशर बराबर होगा, तभी तो बैलून फूट भी नहीं रहा है और फूला का फूला हुआ है। लेकिन यही बैलून जब मून पे जाएगा तो अंदर का प्रेशर मान लो अब कुछ हो गया है, मान लो प्रेशर अब क्या हो गया है, P3 प्रेशर हो गया है। बाहर मून पे तो एटमॉस्फेयर है ही नहीं, तो बाहर तो प्रेशर है ही नहीं, तो अंदर में क्या हो जाता है, हाई प्रेशर बन जाता है। बैलून के अंदर क्या होता है, हाई प्रेशर बन जाता है, क्योंकि बाहर नो एटमॉस्फेयर, नो प्रेशर है, बाहर में न के बराबर प्रेशर है मून पे। बाहर में एटमॉस्फेयर तो है ही नहीं, तो प्रेशर कौन लगाएगा, तो न के बराबर है। तो यही प्रेशर जो बैलून के अंदर था अब वो बहुत ज्यादा हो गया, तो ये क्या होगा, ये फूट जाएगा, ये बैलून क्या होगा, फूट जाएगा, क्योंकि बाहर प्रेशर है ही नहीं, तो अंदर हाई प्रेशर हो गया बैलून के, तो बैलून फूट जाएगा यानी बर्स्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बैलून बर्स्ट, बिकॉज प्रेशर ऑन अर्थ इज वेरी वेरी ग्रेटर देन प्रेशर ऑन मून। तो पहले बैलून तो अर्थ पे तो ठीक था, लेकिन मून पे जाने के बाद क्या होता है कि बाहर तो नो नो प्रेशर है, कोई प्रेशर ही नहीं है, तो अंदर तो जो प्रेशर बनाए हुए है, तो ये क्या होगा, ये प्रेशर बैलून के चारों तरफ धक्का लगाएगा, ठीक है, ये प्रेशर बैलून के चारों तरफ जोर लगाएगा, ठीक है, फोर्स लगाएगा और बैलून फूट जाएगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन भी पढ़ना। बैलून कॉन्ट्रैक्ट, बैलून तो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं, क्यों कॉन्ट्रैक्ट होगा भैया, बैलून फूट जाएगा सीधा। बैलून एक्सपैंड, एक्सपैंड क्यों करेगा, एक्सपैंड करेगा ही नहीं। हाँ, आप कह सकते हो कि बैलून एक्सपैंड भी तो हो सकता था, लेकिन नहीं। देखो, बहुत ही प्रेशर कम है, न के बराबर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक, क्या, हाँ, मून पे। अगर मून पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा सा कम होता ना अर्थ पे, तो क्या होता, बैलून एक्सपेंड कर जाता। फिर से सुनो, अगर मून पे थोड़ा सा प्रेशर अगर कम होता एटमॉस्फेरिक अर्थ के कंपैरिजन में, तो बैलून क्या होता और फूल जाता, बड़ा हो जाता। लेकिन मून पे तो प्रेशर न के बराबर है, तो बैलून इतना फूल जाएगा कि वो फूट जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी सही है। नो, और डी ऑप्शन क्या था, नो चेंज बिकॉज चेंज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन द बैलून, ये गलत है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चेंज होने से बैलून पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्या बात करते हो यार। अगर बाहर का प्रेशर घटाएंगे बढ़ाएंगे तो बैलून बैलून एक्सपैंड भी कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है। अगर बाहर का प्रेशर अगर हम लोग कम कर देंगे तो बैलून क्या होगा, एक्सपैंड कर जाएगा। और बाहर का प्रेशर अगर हम ज्यादा कर देंगे तो बैलून क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, यानी छोटा हो जाएगा, ठीक है, क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 28 क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन बी सही है उसका। अ गैस विच इज कम्बस्टिबल, आपके बुक में यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुआ है, यहाँ नॉन कम्बस्टिबल लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, यहाँ नॉन कम्बस्टिबल, ठीक है, लिख लेना। अ गैस विच इज नॉन कम्बस्टिबल एंड कैन सपोर्ट कंबशन इज, वो कौन सा गैस है जो खुद तो नहीं जलता है लेकिन कंबशन में सपोर्ट करता है, तो पहली क्लास में देखा था ये ऑक्सीजन है। हालांकि नाइट्रस ऑक्साइड भी आप जानते हो ये भी नॉन कम्बस्टिबल है, और ये खुद भी कंबशन होता है, लेकिन ये कंबशन को सपोर्ट नहीं करता है। नाइट्रस ऑक्साइड, आपको याद है नाइट्रस ऑक्साइड, जब भी हम नाइट्रस ऑक्साइड की बात करते हैं, आप जब भी, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में जब भी हम बात करते हैं, एक मिनट, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है
इधर गया नाइट्रोक्स ऑक्साइड N2O, यही तो लाफिंग गैस भी होता है ना, और नाइट्रिक ऑक्साइड NO। तो ये जो गैस है ना नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी नॉन कम्बस्टिबल है, ठीक है, ये भी नॉन कम्बस्टिबल है। हालांकि हालांकि ये कंबशन को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कौन करता है इनके अंदर जो ऑक्सीजन है ना, यही सपोर्ट करता है कंबशन में। तो अंत में क्रेडिट किसको जाता है? अंत में क्रेडिट ऑक्सीजन को ही जाता है। और नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर भी ऑक्सीजन है, और नाइट्रिक ऑक्साइड भी नॉन कम्बस्टिबल गैस ही है, ये नॉन फ्लेमेबल गैस है। मतलब समझ में आ रहा है, ये नॉन फ्लेमेबल है। नॉन कम्बस्टिबल शायद हो सकता है, नॉन कम्बस्टिबल और नॉन फ्लेमेबल में अंतर होता है क्या? अगर मैं लिखूं नॉन कम्बस्टिबल और एक लिखता हूं नॉन फ्लेमेबल, इन दोनों में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। नॉन फ्लेमेबल और नॉन कम्बस्टिबल, फ्लेमेबल उसको कहते हैं जो रूम टेम्परेचर पे ही कोई सब्सटेंस अगर कम्बशन करना स्टार्ट कर दे तो उसको फ्लेमेबल सब्सटेंस कहते हैं। नॉन फ्लेमेबल कहने का मतलब है कि वो सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पर नहीं सही, लेकिन हाई टेम्परेचर पे कम्बशन करेगा। लेकिन नॉन कम्बस्टिबल का मतलब है कि कितना भी टेम्परेचर दे दो, वो क्या करेगा, वो कम्बस्टिबल नहीं है। तो इसमें आंसर तो ऑक्सीजन ही होगा, क्योंकि ये भले नॉन फ्लेमेबल है, नाइट्रस ऑक्साइड नॉन फ्लेमेबल है, लेकिन नॉन कम्बस्टिबल तो नहीं है ना। नाइट्रिक ऑक्साइड भी नॉन फ्लेमेबल है, लेकिन नॉन कम्बस्टिबल तो नहीं है। और कार्बन मोनोऑक्साइड तो फ्लेमेबल है, तो आसानी से जल जाता है। 29 विच अमंग द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट तो आप लोग जानते ही हो, -183 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कितना है इसका? -183 डिग्री सेल्सियस। नाइट्रोजन का मुझे तो याद ही हो गया, -195 डिग्री सेल्सियस लगभग। फ्लोरीन का कितना होता है? -188.1 डिग्री सेल्सियस। और नियोन का क्या होता है? -246 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे कम किसका है? नियोन का है। क्यों? क्योंकि माइनस में है ना। और सबसे ज्यादा किसका है? ऑक्सीजन का है। तो आंसर ये हो जाएगा। और एक चीज और बताया था कि जो भी इनर्ट गैस है, तो सबसे ज्यादा जेनून का बॉइलिंग पॉइंट होता है, फिर क्रिप्टोन का, फिर ऑर्गोन का, फिर नियोन का, और फिर हीलियम का। सबसे ज्यादा जेनून का बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये किसका है? बॉइलिंग पॉइंट। याद रखना, बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर भी डिपेंड करता है, कि अगर किसी सब्सटेंस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो उसको तोड़ने के लिए, ठीक है, उस चीज को तोड़ने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा हिट देना पड़ेगा, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो जेनून का ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है क्रिप्टोन से, क्रिप्टोन का ज्यादा होता है ऑर्गन से, ऑर्गन का ज्यादा होता है नियोन से, और उससे ज्यादा होता है हीलियम से। हालांकि इस क्वेश्चन में इस पर कोई नहीं पूछा है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन को लेकर पूछा है। लेकिन अगर ऐसा भी आता है ऑप्शन में ना कि किसका सबसे ज्यादा है, और ये चार ऑप्शन रहे, जेनोन, क्रिप्टोन, आर्गोन, नियोन और हीलियम, तो ज्यादा किसका होगा? जेनोन का होगा। ये क्लास में भी करवाया गया है। नंबर 30, पैसेंजर ट्रैवलिंग इन एन एरोप्लेन आर एडवाइज नॉट टू कैरी फाउंटेन पेन बिकॉज एट हाई अल्टीट्यूड। जब भी आप हवाई जहाज पर यात्रा करने जाओगे, तो ऐसा कहा जा अधिक किया जाता है कि भैया आप फाउंटेन पेन लेके मत चलो, ठीक है। फाउंटेन पेन जानते हो ना? फाउंटेन पेन लेके अपने बैग में मत चलो या पॉकेट में। क्यों? क्योंकि अभी तो ग्राउंड है, ग्राउंड हो गया। अब हवाई जहाज ग्राउंड पे थोड़ी चलती है, हवाई जहाज तो हवा में उड़ती है और वो कुछ ही हाइट पे चलेगी। ये आपका मान लीजिए एरोप्लेन हाइट पे चला गया, और आपको पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज करता है हाइट के अनुसार, ठीक है। हाइट जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करता है। तो ग्राउंड पर तो ठीक था फाउंटेन पेन, लेकिन जैसे ही आप ऊपर गए तो बाहर का एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो घट गया। तो फाउंटेन पेन यहाँ पर क्या होगा कि फाउंटेन पेन आपने जो रख रखा है पॉकेट में, तो बाहर का प्रेशर क्या हो गया? लो प्रेशर हो गया, और अंदर हाई प्रेशर बन गया। और आपको पता है कि कोई भी चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। जो कोई भी गैस भी या विंड भी तो इसी तरह चलता है ना, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो जो इंक है, ये अंदर हाई प्रेशर बन जाएगा और बाहर लो प्रेशर हो गया है, तो ये इंक बाहर निकलना स्टार्ट कर देगा, और आपका कपड़ा गंदा हो जाएगा। आपने जहाँ पेन रखा है आपका पॉकेट गंदा हो जाएगा, क्योंकि आप ऊपर हैं, बहुत ऊंचाई पर है। एरोप्लेन स्ट्रेटोस्फेयर के लेयर में उड़ती है, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर में नहीं उड़ती है, क्योंकि ट्रोपोस्फेयर बहुत ही टर्बुलेंट रहता है, वहाँ कई सारे प्रोसेस चलते रहते हैं, बादलों का बनना, ठीक है, ये सब टर्बुलेंट कन्वेक्शनल करंट के चलते डिस्टर्बेंस रहता है। तो स्ट्रेटोस्फेयर के लेयर में एरोप्लेन चलती हैं, तो वहाँ लो प्रेशर होता है। क्यों? क्योंकि हाइट पर है, और हाइट के अनुसार प्रेशर घटते जाता है। तो जब वहाँ आपके पॉकेट में या लगेज में कलम होगा, फाउंटेन पेन होगा, ठीक है, फाउंटेन पेन की बात हो रही है,
तो फाउंटेन पेन के अंदर हाई प्रेशर रहेगा और बाहर एटमॉस्फेयर में लो प्रेशर, इसके चलते इंक जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आएगा और बाहर इंक आ जाएगा और इससे आपका बैग और आपका पैकेट गंदा हो जाएगा, इंक लग जाएगा उसमें। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रेशर विद इन द ट्यूब इज मोर, ध्यान देना, प्रेशर विद इन द ट्यूब इज मोर देन द एक्सटर्नल प्रेशर एंड कॉजेज लीकेज ऑफ इंक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक ऑप्शन और भी है, प्रेशर विद इन द ट्यूब इज लेसर, गलत, ये गलत है ना। ट्यूब के अंदर प्रेशर कम कैसे होगा? प्रेशर ज्यादा हो गया, बाहर कम हो गया है ना, इसीलिए। पहला ऑप्शन क्या था? इंक वेपराइजेस ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर, गलत। अब एक्सटर्नल प्रेशर से इंक कैसे वेपराइज कर जाएगा? बाहर का प्रेशर तो कम हो गया, इतना कम हो गया कि वेपराइज कर जाएगा, और कम हो गया तो वेपराइज, इतना प्रेशर कम नहीं हुआ है कि वेपराइज कर जाए। ऑप्शन बी क्या था? सॉलिडिफिकेशन ऑफ हीट टेक प्लेस ड्यू टू वेरी लो एक्सटर्नल प्रेशर, गलत। इतना लो प्रेशर नहीं है कि भैया मेरे क्या होगा, इतना लो प्रेशर नहीं है कि वो सॉलिडिफाई कर जाए, यानी इंक सॉलिड में चल जाए। ठीक है, हालांकि सॉलिडिफिकेशन तो हाई हाई प्रेशर पे होता है, और यहाँ तो मतलब उल्टा का उल्टा लिखा हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन बी भी सही नहीं होगा, ऑप्शन सी सही है कि प्रेशर विद इन द ट्यूब इज मोर देन द एक्सटर्नल प्रेशर एंड कॉजेज लीकेजेस ऑफ इंक, ये ऑप्शन हो गया। ठीक है, passenger traveling in aeroplane advised not to carry fountain pen because at high altitude pressure within the tube is more than the external pressure and cause leakages of ink। तो ये हमारा हो गया, और क्या हो गया, सेव कर लेते हैं। तो ये हमारा हमने क्वेश्चन डिस्कस किया लेवल 1 में, ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, और एमसीक्यू सॉल्व किया हमने, करीब कितना सॉल्व किया, 15, लगभग 15 सॉल्व किए। ठीक है, फिर इन द ब्लैंक्स भी था। सो आई होप कि आपने एंजॉय किया इस लेक्चर को। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे अहेड। चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।